नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट द रेट 10। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया है। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच भी की गई है। तो मॉक ड्रिल लगातार जारी है। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला रवाना किया गया है। बता दें, अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की जा रही है। अमरनाथ यात्रा है और उसे लेकर के अब जांच पड़ताल, मॉक ड्रिल का दौर शुरू हो चुका है। कुछ ही दिन बचे हैं अब अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में और मॉक ड्रिल करने का समय आ चुका है। मॉक ड्रिल हो रही है। अधिकारी जो हैं जांच पड़ताल पूरी तरह से कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा के तहत ये मॉक ड्रिल की जा रही है। अधिकारियों द्वारा सभी व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल लगातार जारी है। अमरनाथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मॉक ड्रिल की गई है। अमरनाथ यात्रा से पहले प्रशासन और पुलिस का संयुक्त रूप से ये मॉक ड्रिल का तस्वीर जो है आप देख रहे हैं। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला अब रवाना किया गया है। बता दें आपको कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और इसी को देखते हुए हर एक चीज का जायजा प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है, व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं और मॉक ड्रिल की तस्वीरें साफ तौर से देखी गई। जी, यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है और यहाँ पे जो यात्री निवास है, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस यात्री निवास में जो यात्रियों के आने का सिलसिला है वो कुछ हद तक अब शुरू हो गया है। बहुत कम यात्री अभी तक यहाँ पहुंचे और कल तक यात्री पहुंचना शुरू हो गए, जिनका पहला, दूसरा या तीसरा बैच होगा, जिनको जाना होगा। अगर हम यात्री निवास की बात करें, पहले सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी पूरी सख्त कर दी गई। यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी हर जगह आपको दिखेगी। सीआरपीएफ हो, पुलिस हो या बाकी जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं बाकी विंग्स के, वो भी लगातार यहाँ पे विजिल कर रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं उनको सख्त किया गया। आज मॉक ड्रिल भी हुआ था सुबह पूरा नेशनल हाईवे पे। अगर हम इस यात्री निवास की बात करें तो अभी मीडिया को ज़्यादा आगे जाने नहीं दिया जा रहा और जो आ रही है गाड़ियाँ उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी विंग के जवान हैं वो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं उनसे उनको पूरा प्रॉपरली आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज़ देखा जा रहा है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक नियम है जिसका पालन हर एक यात्री को करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी आएगा। आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आए हो? पहली बार जा रहे हो? नहीं, मेरा छठवीं बार जा रहे हो? आप हर बार जाते हो? क्या लगता है कि क्यों, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है अमरनाथ? भोलेनाथ बुलाते हैं, उनकी कृपा है और उनका एक जो बना हुआ है श्रद्धा भाव भक्ति, उसके कारण हम हर साल आते हैं। तो जब भी आप यात्रा जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं, हम लोग शुरुआत में जाते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई हम लोगों को और दिक्कत कुछ नहीं आती। सारे लोग कोऑपरेट करते हैं। बस थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ अगर मौसम खराब हुआ या कुछ हुआ तो वो तो दिक्कतें होती हैं, पर इनकी तरफ से तो पूरा कोऑपरेट रहता है। जब आप यात्रा करने के लिए जाते हो तो प्रशासन का कैसा रहता है, लोकल लोगों का कैसा रहता है? लोकल तो अच्छे ही रहते हैं, प्रशासन का भी ठीक है। जैसे कभी कभी यहाँ पे अब जैसे अभी नहीं खुला है, अभी इनको खोल देना चाहिए यात्री निवास, क्योंकि यात्री आ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी खोल देना चाहिए ताकि वो लोग भी ठहर सकें। क्योंकि कल से मतलब जाने के लिए टिकट वगैरह होने चालू हो जाएगी तो इनको खोल देना चाहिए। बाकी तो सब सही रहता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? पंकज गोयल। कहाँ से आप? जयपुर। पहली बार जा रहे हैं? नहीं सर, तीसरी बार है ये। तीसरी बार? हर मतलब तीसरी बार क्या चीजें बुलाती है, क्या श्रद्धा है? वो बाबा अपने आप ही बुला लेता है भैया। अब की बार पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पहले जत्थे पे जा रहा हूँ, वरना 2 बार जब भी गया हूँ, जब मूर्ति का समापन ही मिला है, दर्शन बाबा ने दिए नहीं। अब की साल देखो बाबा दर्शन पूरे देगा। तो पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। कितना आप छोटे एज में जा रहे हैं, कितना बड़ा क्या लग रहा है? पहली बार ही जा रहा हूँ, 16 साल की उम्र में। अच्छा, कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। आपने अभी तक सुना ही होगा। बिल्कुल। तो अब जब देखोगे, अब जब वहाँ पहुँचोगे तो मन में क्या श्रद्धा है, मन में क्या? बाबा के दर्शन करने एक बार ऐसा लग रहा है, एक बार दर्शन करने हैं बाबा के। कहाँ से? हिसार से, हरियाणा से। क्या कहेंगे जो अभी आप पहली बार जा रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। भोले के दर्शन करना कितना लग रहा है आपको? क्या मन? बड़ा अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बर्फानी जी के दर्शन करने, अच्छा फील हो रहा है।
तो आप देख सकते हैं जो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं, जो यात्री हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश है, उत्साहित है। उत्साहित इसलिए भी हैं कि उनको पहले बैच में या दूसरे बैच में जाने का मौका अवसर इस बार मिला है। और यात्री अब क्योंकि अभी बाहर ही हैं, जिस तरह मैंने कहा प्रोटोकॉल के जरिए, एक सिस्टम के जरिए उनको फिर अंदर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये उत्साहित हैं और जल्द से जल्द गुफा पहुंच के बाबा बम बम बोले के दर्शन करना चाहते हैं। और ये सभी लोग कहते हैं कि वो अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए सुख और शांति की कामना करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी समीर जुड़ गए हैं। समीर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है और इसको लेकर तैयारियां, व्यवस्थाओं की जांच की जा रही है, प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की गई है। क्या कुछ कहना है प्रशासन की टीम का कि आखिर आपात स्थिति में और अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, मदद की स्थिति में किस तरह से लोगों की मदद की जाएगी, आपात स्थिति में कैसे मदद की जाएगी, तैयारी कैसे चल रही है प्रशासन की, बताइए। देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट की गई हैं। अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 महीने के बीच जो गैप रहा, पिछले 3 महीने तक प्रशासन, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सभी लोगों ने लगातार इस पर काम किया। और हम ये कह सकते हैं आज की डेट में जो तैयारियां हैं, चाहे सेफ्टी और सिक्योरिटी, सुरक्षा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जब यात्री आता है, तो उसको यात्री गुफा तक पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से जो सुरक्षा बल जो है उनकी प्रायोरिटी रहती है कि उनको सेफ और सिक्योर और सुरक्षित माहौल में वहां तक पहुंचाए। दूसरा, प्रशासन की तरफ से कोशिश होती है कि जब कोई यात्री यहाँ आए उनको अकोमोडेशन मिले, उनको खाने पीने का और जो बाकी चिकित्सा की फैसिलिटी है वो मिलनी चाहिए। मैं इस वक्त यात्री निवास के बाहर हूँ। यहाँ पे ये जो पहला सिक्योरिटी पॉइंट है जहाँ पे यात्रियों का सिक्योरिटी चेकअप होता है, वहां पे हूँ मैं। पहले हम थोड़ा अंदर भी थे, लेकिन अभी क्योंकि यात्री आप देख सकते हैं, जो यात्री यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये महाराष्ट्र के अनेक जगहों से आए हैं। ये उनमें से ज्यादातर लोग जो है पहली बार जा रहे हैं। और ये देखिए, ये महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्टों से यहाँ एक ग्रुप की सूरत में पहले ही पहुंच गए। इनकी जो यात्रा होनी है वो 2 तारीख को होनी है और फर्स्ट तारीख को कुछ लोग जाएंगे और 2 तारीख को कुछ लोग जाएंगे। और ये यात्री अब यहाँ इस यात्री निवास में पहले ही पहुंच गए और यात्रियों के आने का सिलसिला जो है वो अभी भी चल रहा है। ऋतु, आप देख सकते हैं विजुअल में कितने उत्साहित हैं ये यात्रा को अभी 2 दिन है, क्योंकि फर्स्ट 30 तारीख को यहाँ यात्री पहला जत्था निकलेगा, लेकिन उससे पहले ही यात्रियों के आने का सिलसिला जारी शुरू हुआ है। हालांकि ये पहले हमने देखा, हम बहुत पहले से यात्रा कवर कर रहे हैं। यात्रा के 1 दिन पहले जब यात्रियों का जत्था जम्मू से जाना होता है, उसके सिर्फ 1 दिन पहले ही यात्री आते हैं। लेकिन आज ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले ही यात्री इस भारी मात्रा में यहाँ पे इस यात्री निवास में पहुंच रहे हैं, जो इस चीज का संकेत है कि इस बार की यात्रा रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। जो हम पहले से ही कह रहे हैं, तकरीबन 7 से 8 लाख यात्रियों के यहाँ पे आने की संभावना इस बार जताई जा रही है। 62 दिन की यात्रा है और आप देख सकते हैं इसमें जो यंगस्टर्स भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स ज्यादा हैं। और इनमें ज्यादातर, जिस तरह मैंने कहा कि पहली बार यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो बारी बारी इनसे ही बात करते हैं और जानेंगे कि कितनी उत्साहता है। आपसे ही शुरू करते हैं। आप छोटी बच्ची हो, क्या नाम है आपका? प्रतीक्षा संजय। पहली बार जा रहे हो? हाँ। क्या अच्छा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी के दर्शन लेने बाबा जी का दर्शन लेने के लिए। आपका नाम क्या है? प्रमोद चौधरी। आप कहाँ से? महाराष्ट्र नंदुरबार से। आप सभी लोग आए? कितने लोग आए? 125 लोग आए हैं। कब आए थे यहाँ पे? कल के दिन। तो आप पहले बैच में जा रहे हैं? हम पहले वाले हैं, बाकी 6 लोग 6 दफा जाने वाले हैं इधर, 6 टाइम। आप पहली तारीख को जाएंगे? पहले 1 जुलाई को जाने वाले हैं हम, पहले जत्थे में। अच्छा। कितना मन में क्या लग रहा है अभी, कितनी उत्साह? बहुत जाने का उमंग है, अभी जल्दी जाना है वहाँ पे अभी। हाँ, बाबा जी के दर्शन के लिए। जब आपने पंजीकरण किया था कोई इश्यू तो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आया। सिर्फ प्रॉब्लम इतना ही अभी हमने जल्दी करवा लिया है। आपका नाम? संजू भाई गाड़े। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि अभी आपको एंट्री मिली नहीं है, लेकिन जो पंजीकरण हुआ आपका और जो दाम में भी आप ठहरे थे कल से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया काम है इधर। पर अभी हमारे को ये परमिशन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एंट्री के लिए रुके हैं। इधर सुनील भाई।
अब ये जो इस बार की यात्रा आपको क्या लगता है कि क्योंकि प्रशासन भी कह रहा है कि बहुत ज्यादा यात्री आएंगे इस बार, तो आपको लगता है कि सभी को आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं, सभी को आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया काम है इधर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत। आपका नाम? प्रभाकर मगरे। पहली बार जा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। जब पहली बार कब गए थे? पहली बार पिछले साल गया था। पिछले साल गया था तो मेरी थोड़ी तबीयत ये हो गई थी, जरा तकलीफ आई, फिर भी मैं दूसरी बार आया उत्साहित होके। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आने को होना, हर व्यक्ति ने आने को होना, जीवन में आने के बाद भोले का दर्शन करने को होना यहाँ के। देखिए आप पीछे विजुअल्स में देखिए, महिलाएं एक अच्छी संख्या में भी आई हैं। ये भी लगता है महाराष्ट्र से ही आई हैं। सब महाराष्ट्र के एक ग्रुप में आए हैं, 125 के ग्रुप में आई हैं। आप अपना नाम बताएं। वैशाली बुनकर। आप पहली बार जा रही हैं? जी, पहली बार जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या अनुभव फील करती है, क्या महसूस करती है? बस भोले बाबा की कृपा, बस उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते। भाई पहली बार है तो अच्छे से हो जाए बस। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति होलकर। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। पहली बार जा रही हैं? पहली बार जा रही हूँ। डर तो नहीं, कोई खौफ? कोई डर नहीं, सिर्फ बाबा का दर्शन होना चाहिए, बस इतनी आशा है हमको। आपका नाम क्या? वैशाली प्रवीण पाटिल। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा बर्फाने के लिए, यात्रा को जाने के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली भी सब अच्छी है, पहली बार जा रहे हैं हम। अच्छा दर्शन होना चाहिए खाली बस। तो आप देख सकते हैं कि बम बम बोले के दर्शन के लिए जो लोग हैं वो अब बम बम बोले के जो नगाड़ों के साथ, जिस तरह मैंने ऋतु आपको कहा, और ये जो चीजें हैं मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले से ही इनके मन में है। आपका नाम? दीपाली कलाल। आप पहली बार? हाँ, सवाल यहाँ पर ये भी है कि भूस्खलन की तस्वीरें हम देखते हैं और किसी तरह की रुकावट ना आए, उसे हटाने के लिए कई सारे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रशासन का दायित्व भी बनता है। तो प्रशासन पूरी तरह से सजग है इस बार? जी बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल जिस तरह से प्रशासन के जो डिफरेंट विंग्स है, चाहे एनडीआरएफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आर्मी है, पुलिस है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, डिफरेंट विंग्स के तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों को डिप्लॉय किया गया है। और जिस तरह मैंने कहा कि बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में, लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। लोगों ने अपने साथ कपड़े भी लाए, इनको पता है कि मौसम वहाँ पे खराब रहता है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या आपने पूरी तैयारी की है? हाँ, तैयारी करके आए। मौसम खराब रहता है? हाँ, वही उसके लिए पहले से हमने बहुत सी तैयारी कर ली है। गर्म कपड़े लाए हैं, सब रेनकोट वगैरह सब लेके आए हैं हमने। बस अक्सर हमने देखा भूस्खलन भी पिछले साल हुआ था। हाँ, वही उसकी भी सब तैयारी कर ली हमने, पूरी जांच कर ली है पहले। उसमें से अपने जवान भी रहते हैं तो वो भी हमको बहुत सारी मदद करेंगे, बस यही। आपका नाम? शैलेंद्र सागर। आप क्या करते हैं? बस एल्यूमिनियम का काम करता हूँ, किसान हूँ। हाँ। तो आप सारा घर का छोड़ के यात्रा जा रहे हैं, कितना मन में कितनी श्रद्धा है? श्रद्धा है, जब भी तो आए सर यहाँ तक। वाकई श्रद्धा से भरे हैं श्रद्धालु, सारे यात्रा के लिए निकले हैं और बड़े ही उत्साहित हैं, सभी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। गासवन कुलगाम के शालाडंगी बागात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। लाश के पास फैयाज अहमद लोन साकिना कोखर हामा का शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। एक किराए के कमरे में खातून की लाश लटकी हुई पाई गई। खातून का बिजनौर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक, पुलिस मामलात में मसरूफ। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने टैगोर हॉल श्रीनगर में दानिशवरों की एक मीटिंग का एहतमाम किया। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खित्ते के चंद नामवर दानिशवरों और रहनुमाओं ने शिरकत की। राज्यसभा रुकन गुलाम अली खटाना और अभिजीत जसूरिया मेहमान खुसूसी रहे। तंजीमुल मकातिब कश्मीर के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर की शख्सियत और उनकी इल्मी खिदमत पर मरकजी जामा मस्जिद मागा में मजलिस तरहीम मुनक्किद हुई, जिसमें उनकी खिदमत को याद किया गया। तकरीब से पहले उनकी कब्र पर गुलाह अक़ीदत पेश किए गए, जिसमें कसीर तादाद में लोगों और तंजीमुल मकातिब के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ ने अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। संघ के सदर हरबंस चौधरी ने कहा कि 28 जून को जम्मू क्लब ऑडिटोरियम में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार में हुकूमती नुमाइंदे और दीगर मुतल्लिका अफराद शिरकत करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से हल्का इंतखाब दमहाल हांजीपुरा के यारी खा इलाके में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने खिताब किया। सकीना इत्तू ने पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने इंतखाबात में नौजवानों की शिरकत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने साबा के जिला रामगढ़ असेंबली हल्के में आने वाले राजपुरा में जलसा रखा था। पार्टी के सीनियर लीडरों ने यहां अपने कारकुनों के साथ मीटिंग की। सरदार मंजीत सिंह स्वागत है ब्रेक के बाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंथन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है। मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया। आपत्तियों पर आधारित ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया जाएगा। लॉ कमीशन के चेयरमैन से बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल अपनी आपत्तियां लेकर मिलेगा। चेयरमैन के सामने बोर्ड रखेगा यूसीसी के विरोध में अभियान चलाने का फैसला। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूसीसी को लेकर अब कहीं ना कहीं गहमा गहमी नजर आने लगी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मंथन जो है चल रहा है, बैठक जो है हुई है और बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए हैं, फैसला लिया गया है। ये बैठक हुई है और अब कहीं ना कहीं ये गर्माता जा रहा है मुद्दा। तो बता दें, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। तमाम बीजेपी नेताओं के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है और इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। इस बैठक में बोर्ड से जुड़े तमाम वकील मौजूद रहे। तो चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है उससे पहले बड़ी बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी वकालत की जो बात सामने आई। इस बीच जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर जो है बातचीत हुई। लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है। अब आखिर क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, ये जानेंगे हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। बता दें आपको 3 घंटे ये बैठक चली है और कई सारे मुद्दों पर गहमा गहमी लगातार जारी रही। यूसीसी को लेकर बहस कहीं ना कहीं तेज होती हुई पूरे देश में नजर आ रही है। कल यूसीसी पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर बात की और कहा कि यह बहुत जरूरी है, जिसके बाद से यह मुद्दा जो है बहस का बन चुका है। और आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई। इस बैठक को लगभग 3 घंटे तक चलाया गया और बातचीत हुई, मंथन हुआ। आखिर क्या मंथन हुआ, क्या बातचीत हुई, ये जानेंगे हम सहयोगी से कि आखिर क्या बातचीत रही, कितनी खास ये बैठक रही, क्या नतीजा निकला इस बैठक का। तो लॉ कमीशन जाने की तैयारी में बोर्ड है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अपनी बात पेश की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए कुर्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। कुर्रम, देखिए चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और यूसीसी को लेकर जो है अब गहमा गहमी साफ तौर से नजर आ रही है। मुस्लिम बोर्ड का भी जो है आज बैठक हुई है। कैसी ये बैठक रही, आखिर क्या कुछ निर्णय निकला, निष्कर्ष निकला, क्या आगे तैयारी में है वो लोग? देखिए ऋतु, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो कई राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, खासतौर से उत्तराखंड, वहां पर लगातार यूसीसी को लेकर के एक मीटिंग चल रही थी, कंसल्टेशन चल रहा था, एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात चल रही थी। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार और जो मुस्लिम संगठन है वो विरोध कर रहे थे। कई बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो विरोध कर रही थी। वो इसे 2024 के एजेंडा बता रही थी। तो कल रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा की ये मीटिंग चली है, वर्चुअल मीटिंग हुई। और खास बात ये रही कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूसीसी को लेकर बयान आया था, उसकी चर्चा जो है इस पूरी मीटिंग में हुई।
और विशेष तौर पर जो बात वहां पर तय पाई है वो साफ तौर पर यह है कि लॉ कमीशन जिस तरीके से उसने 2018 में लॉ कमीशन के सामने तमाम तथ्य रखे थे और उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसमें फिर ये कहा गया था कि फिलहाल यूसीसी को लागू करना कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से एक ड्राफ्ट जो पहले से काफी हद तक तैयार था उस पर लंबी चर्चा हुई है। बोर्ड के जो वकील थे उन्होंने लंबी बहस की और उसको फाइनलाइज किया है। बोर्ड जल्द ही अब लॉ कमीशन के सामने जाएगा, तमाम अपने पक्ष रखेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोर्ड की तरफ से एक अपील भी जारी की गई थी जिसमें तमाम लोगों से यह कहा गया था कि वो बोर्ड के सामने अपनी राय रखें, उस पर आपत्तियां दर्ज कराएं। ये तमाम बातें हुई हैं। हालांकि अगर दूसरी तरफ इस पूरे मुद्दे को देखें तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि सीधे तौर पर एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति के लिए एक कानून, दूसरे व्यक्ति के लिए दो कानून नहीं होने चाहिए, सबको समानता होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। अभी की बात नहीं है बल्कि 80 के दहाई की भी बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो गठन हुआ था वो इसी सिविल कोड यानी कि जो सिविल लॉज है मुस्लिम्स के उनको बचाने के लिए हुआ था। तो यही वजह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की कल मीटिंग हुई, लॉ कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की जाएगी, मीडिया में भी लोग आएंगे। लेकिन अभी वाज़ेह तौर पर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से मीडिया में तमाम बातें आएंगी, वो एक अपनी बात है। बोर्ड में आने के लिए भी कहा गया, एक बड़ा अभियान चलाने की बात है। लेकिन अपील जो की गई थी पिछले दिनों उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कहा कि संविधान से आर्टिकल 44 को हटा देना चाहिए, ये एक बड़ी बात कही थी। लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल साफ कर दिया कि बहुत सारे लोग जो है पर्सनल लॉ को लेकर, यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं, जो मुसलमानों की हितैषी होने का दावा करते हैं लेकिन अभी भी मुसलमान पिछड़ा है। तो तमाम तरह के इस पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं, उसके समाज में चर्चा तेज हो गई है। पूरा मुद्दा जो है ये गरमा रहा है। आने वाले समय में ये मुद्दा और भी गरमाएगा। जी रितु, वाकई देखिए जैसे ही इस मुद्दे पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया यूसीसी का, उसके बाद से विपक्ष हमलावर है। हम देख रहे हैं तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। और अगर डिसाइड हो चुका है, ऐलान हो चुका है और ये बात कह चुके हैं प्रधानमंत्री, तो मतलब आने वाले समय में ये पूरे संकेत है कि इसे लागू किया जाएगा और आने वाले समय में हम और ज्यादा विरोध देखेंगे और स्थितियां बिगड़ती देखेंगे, जैसे हमने सीएए के टाइम पे देखी थी, 3 तलाक के टाइम पे देखी थी और भी कानूनों के समय पे हम देख चुके हैं। बिल्कुल अगर देखें, अगर बड़ी तस्वीर देखें तो राजनीतिक तौर पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है, दूसरी तरफ जो अभी महागठबंधन बनाने की कवायद चल रही है नीतीश कुमार की अगुवाई में, जिस तरीके से पटना में मीटिंग हुई, शिमला में मीटिंग होने वाली है, तो 2024 का एजेंडा राजनीतिक तौर पर वो कहीं ना कहीं सेट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सीए के टाइम में भी यही देखा था, पार्लियामेंट में बहस हुई थी, तमाम चीजें हुई और फिर वो सेलेक्ट कमेटी को चला गया था। अभी तक उस पर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा जा सका है। इसी प्रकार की चीजें ये साफ है, जिस तरह का संकेत प्रधानमंत्री की तरफ से आया है कि यूसीसी पर देश जो है वो अब आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या रूपरेखा होगी, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से चीजें आएंगी, वो अपनी जगह है। एक और जो इस मामले का महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि लॉ कमीशन ने 12 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में 1 महीने का समय दिया है सभी लोगों से इस मामले को लेकर कंसल्टेशन के लिए, सब लोग अपनी अपनी राय रखें। उसी बीच प्रधानमंत्री का बयान आता है, उसको लेकर के जो मुस्लिम संगठन है वो आपत्ति जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से बयान आया है वो एजेंडा सेट करता है और उससे कहीं ना कहीं जो राय है, लोगों की राय है, वो प्रभावित होती है। ये तमाम एतराज अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह बात साफ तौर पर कही कि समानता होनी चाहिए। मुस्लिम जो है वो एजुकेशन में, शिक्षा में पिछड़े हैं, उनके साथ छल हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हितैषी हैं मुसलमानों की, वो बेसिकली उनके साथ छल कर रही हैं। बहरहाल कुल मिलाकर के ये मुद्दा आने वाले समय में और ज्यादा गरमाने वाला है। जी रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है और इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक साथ ही सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की तैयारी की जा रही है। तो एक साथ सभी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है, इसकी रूपरेखा
तैयार की जा चुकी है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक साथ ही सभी शिक्षकों को भर्ती की जाने की तैयारी है। तो शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। बड़ी तैयारी में हिमाचल शिक्षा विभाग है। 5200 शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी में जुटा है और इसकी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। नए तरीके से भर्ती करने की तैयारी में अब सरकार है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एक साथ ही सभी शिक्षकों की भर्ती होगी और इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। 5200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है तो रूपरेखा जो है तैयार की जा चुकी है। हिमाचल शिक्षा विभाग जल्द 5200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। राजेंद्र, जल्द शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। लगभग 5200 शिक्षक इसमें शामिल होंगे। आखिर ये भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी? कौन क्वालिफाई होगा? कौन इसमें भाग ले सकता है? किसको ये भर्ती मिल सकती है? क्या प्रोसेस रहेगी? इस जानकारी विस्तार से दीजिए इस बारे में। बिल्कुल ऋतु, हिमाचल प्रदेश में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लंबे समय से भर्तियां रुकी हुई हैं उनको शुरू किया जाएगा। अब अलग अलग विभागों की अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख पद पूरे प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में खाली हैं। उनको भरने की प्रोसेस सरकार कब शुरू करेगी? इनमें सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में करीब 20,000 पद खाली हैं और उसके लिए सरकार लगातार बैठकों का दौर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में जारी है। और अब ये निर्णय लिया गया है कि एक पूरे कैलेंडर ईयर बनाया जाएगा और पूरी एक साल में जितने भी पद खाली होंगे उनके लिए एक ही बार में एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा और फिर मेरिट के हिसाब से उसी एग्जाम से जैसे जैसे पोस्ट वेकेंट होती जाएगी वैसे वैसे उनको फिल कर दिया जाएगा। हालांकि अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से ब्यौरा मंगवाया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन से और हायर एजुकेशन से, ताकि ये पता लग सके कि अब इस कैलेंडर ईयर में कितने पद खाली होंगे और अगली कैलेंडर ईयर में कितने पद खाली होंगे और फिर उनका एक साझा एग्जाम करवाकर उन भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। अब शिक्षा विभाग में अलग अलग विभागों में कहें तो 20,000, चाहे वो जेबीटी की बात हो, सीएनबी की बात हो, टीजीटी की बात हो या स्कूल लेक्चरर की बात हो, तो तमाम पदों को मिलाकर करीब 20,000 पद हो जाते हैं। इसके अलावा ईटीटी का एक बड़ा मसला शिक्षा विभाग के समक्ष है। केंद्र की तरफ से फंड आ रहा है, लगातार लैप्स हो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल सरकार ईटीटी की भर्ती नहीं कर पा रही है। अब नियमों को लेकर अड़चन है, इसके अलावा एफिलिएशन को लेकर अड़चन है कि बहुत से ईटीटी के डिप्लोमे ऐसे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, तो उसको लेकर उलझन है। 1 साल का और 2 साल के अलग अलग डिप्लोमे यहाँ कुछ कैंडिडेट्स अभ्यर्थियों की तरफ से किए गए हैं, उसको लेकर उलझन है। तमाम इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अभी प्रोजेक्ट ऑफिसर राजेश शर्मा वो दिल्ली जा रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार से बात करेंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर दिल्ली जा चुके। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एलिमेंट्री टीचर्स की भर्ती भी जल्द हो सकेगी। अब इसके अलावा प्राइमरी टीचर्स, क्योंकि जेबीटी का मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी जेबीटी की भर्ती हो सके। हालांकि बैच वाइज आधार पर कुछ अध्यापकों की भर्ती भी की गई है, लेकिन उसमें भी विवाद उत्पन्न हो गया। जेबीटी की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किए गए और सरकार से इंक्वायरी की मांग की गई। हालांकि उसके बाद एक इंक्वायरी बिठाई भी गई थी सरकार की तरफ से और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन कुल मिलाकर हम कहें तो जो बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में उनको इंतजार है जल्दी से जल्दी शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में भर्तियां शुरू हो सके और जल्दी से जॉब उनको मिल सके। इसके अलावा क्योंकि शिक्षा विभाग अहम महकमा हो जाता है, एक टीचर का पद खाली होने से कितने बच्चों पर असर पड़ता है ये देखा जा सकता है। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती बनी हुई है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जो भंग किया है उसको कैसे दोबारा से वर्किंग किया जाए, क्योंकि बहुत सी भर्तियां क्लास 3 की वहीं से होनी है। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले ही इतना बर्डन है और स्टाफ की कमी है, उसको देखते हुए अब सरकार कैसे और कितनी जल्दी पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर शुरू करती है वो देखना होगा। हालांकि एक रिपोर्ट जरूर जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं पी मित्रा उनकी तरफ से सबमिट की गई है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत जल्द बैठक उनकी दूसरी होने वाली है और उसके बाद एक पूरा खाका
हिमाचल सरकार के समक्ष वो पेश करेंगे कि कैसे नया बोर्ड बनाया जाए, नया आयोग बनाया जाए और फिर से हिमाचल प्रदेश में देखिए राजेंद्र, लंबे वक्त से विचार विमर्श तो किया जा रहा था कैसे इन बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और कैसे वो सही नौकरी निकाली जाए जो इनके लिए सही हो, जो एलिजिबिलिटी हो, पर विचार विमर्श इतने लंबे वक्त से चला ही आ रहा है। बस जो फायदा मिलना चाहिए, जो रोजगार जो समय पर मिलना चाहिए, उसमें आखिर देरी क्यों हो रही है? और अगर अब ऐलान कर दिया गया है तो कितना चुनौतीपूर्ण यह होगा शिक्षा विभाग के लिए या सरकार के लिए? अब बिल्कुल ऋतु, यही सवाल सबसे बड़ा है कि जो लगातार रिक्त पद चले आ रहे हैं उनको जल्दी से सरकार की तरफ से क्यों नहीं भरा जा रहा है। इंतजार बेरोजगारों का लंबा होता जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है और 20,000 के करीब हम कह सकते हैं शिक्षा विभाग में जो पद खाली है। ऐसे में कितनी पढ़ाई इफेक्टेड हो रही है और ये जो प्रोसेस अभी जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री ने किया, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखें तो अब इसके लिए भी अभी काफी इंतजार बेरोजगारों को करना पड़ सकता है, क्योंकि कैलेंडर ईयर की रिपोर्ट पहले शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन की तरफ से मंत्री को सबमिट की जाएगी। उसके बाद वो रिपोर्ट फिर कैबिनेट में जाएगी, फिर कैबिनेट से मंजूरी के बाद पूरी प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि नई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार अब लग रहा है इस पूरी प्रोसेस को देखते हुए कि और इंतजार अभी बेरोजगारों को करना पड़ सकता है। लंबी प्रोसेस ये चलने वाली है, उसके बाद एडवर्टाइज होंगे, एग्जाम कंडक्ट होगा, तो एक लंबी भर्ती प्रक्रिया है जो अभी शुरू होने को है। तो ऐसे में कितना इंतजार करना पड़ सकता है ये जरूर चुनौतीपूर्ण भी, और लगातार विपक्ष की तरफ से भी निशाने साधे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ठीक है, सबऑर्डिनेट कमीशन जो कर्मचारी चयन आयोग आपने भंग कर दिया है, लेकिन अल्टरनेट अभी तक सरकार कुछ नहीं दे पाई है। कैसे एग्जाम्स किए जाएंगे, पूरी व्यवस्था है। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिनके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तक हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो बहुत सी प्रक्रियाएं अभी फंसी हुई हैं और बहुत से एग्जाम ऐसे भी हैं जो एडवर्टाइज हो गए हैं लेकिन अभी तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश में बहुत जटिल होती जा रही है, दिक्कतें होती जा रही हैं। मान सकते हैं राजेंद्र हम कि जो प्रोसेस है सभी तरह की वो बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। एक रफ्तार की जरूरत है, जब तक रफ्तार नहीं मिलेगी काम में शायद बेरोजगार इंतजार ही करते रहेंगे और सिर्फ यहां पर ऐलान होता रहेगा, काम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जगह जगह ईद के लिए सजाए गए हैं बाजार। दुकानदारों की शिकायत है कि इस ईद सीजन में कारोबार सबसे कम है, ठप पड़ा है। बकरों पर साफ नजर भी आ रहा है। महंगाई का असर, श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में अदा की जाएगी ईद की नमाज। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईद की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं फीका फीका बाजार नजर आ रहा है। अब जो पहले की तरह दुकानों पर भीड़ लगी दिखती थी वो इस बार कम नजर आ रही है, ऐसी शिकायत है दुकानदारों की। बाकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से आखिर तैयारियां चल रही हैं। बकरों पर महंगाई का असर भी साफ तौर से देखा जा रहा है। तो दरगाह हजरत बल में ईद की नमाज अदा की जाएगी, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ईद की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और आपको बता दें, ईद से पहले, ईद उल अजहा से पहले सख्त चेकिंग हो रही है। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए चेकिंग हो रही है। एसडीएम गंडों की एफसीआई टीम के साथ ये चेकिंग हो रही है। प्रमुख स्थानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया गया है। दुकानों को साफ सुथरा रखने का निर्देश भी दिया गया है। तो जैसे त्योहार आते हैं नजदीक, वैसे वैसे मुनाफाखोरी नजर आती है, पर इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। रेट लिस्ट है वो भी चस्पा की गई है कि किसी भी तरह से आम जनता को परेशानी ना हो और ये जो त्योहार है वो अच्छे से आम जनता मना पाए। एसडीएम साहब, एसडीओ साहब ने यहाँ गुंडो मार्केट की चेकिंग की। तमाम दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि अपने अपने आगे जो है माल को साफ रखें और आवाम को है जो बेहतर साफ सुथरा सामान दस्तियाब करें और वाजिब दाम में जो सरकार की तरफ से रेट लिस्टिंग जारी हुई है
इसके मुताबिक आवाम को सौदा बेचें, कहीं काला बाजारी ना हो, आवाम को कहीं लूटे ना। और तमाम दुकानदारों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि ईद जो आने वाली ईद उल अज़हा है, इसके लिए पूरी मार्केट जो साफ और शफाफ और खूबसूरत नजर आनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए फिरदौस हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरदौस, ईद की तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं, पर दुकानदार भी कहीं ना कहीं खफा, नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि दुकानों पर वो भीड़ भाड़, वो रौनक इस बार नजर नहीं आ रही है। आप इस वक्त कहां हैं? अगर बाजार में है तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह की तैयारियां हैं। जी ऋतु, देखिए अब इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो गई हैं। कल ईद उल जुहा का त्यौहार जो है बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले अगर हम इंतजामिया की बात करें, कल और आज जो है इंतजामिया, बलेसा इंतजामिया हो, ठाठरी इंतजामिया हो या पूरी डोडा इंतजामिया हो, वो मुतहरिक होकर मार्केट चेकिंग कर रही है। मार्केट में देख रही है कि कोई ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है। उस पर अगर देखा जाए, कल और आज जो है एसडीएम गुंडो अरुण बडियाल ने और उसके साथ आदिल रिशु जो एसडीपीओ गुंडो हैं, उन्होंने पूरे मार्केट की चेकिंग की और जिन लोगों ने ओवर चार्जिंग किए हैं, ब्लैक मार्केटिंग की है, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की है और उनको जो है वार्न भी किया है कि अगर फिर पाएगी उनके लाइसेंस कैंसिल करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। लेकिन आज अगर हमें बताएं कि इस ईद पे जो जोश और खरोश होता था वो यहाँ आज देखने में नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऋतु में आपको बताऊं कि यहाँ 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 2 या 3 बहुत बड़े जलजले आए हैं, जिससे लोगों में काफी जो है वो मायूसी पाई जाती है और लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है बेघर हैं। और उसके बाद जो है ठीक 2 दिन बाद जो है फ्लड यहाँ आया, बारिशें ज्यादा चल रही हैं, तो उसको लेके अगर देखा जाए उतनी लोगों में उतना जोश और खरोश नहीं देखा जा रहा है। अभी हम सब डिवीजन गुंडो ठाठरी एरिया में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये भेड़ और बकरियां जो हैं, इससे बकरा ईद मनाया जाता है। ये जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपना बेटा जो है अल्लाह ताला उनको ख्वाब में नमूदार हुए थे, तो उन्होंने उनको हुक्म दिया था कि आप जो है अपने बेटे की कुर्बानी कीजिए। और उसके बाद जो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी कुर्बानी शुरू किया, तो ऊपर से अल्लाह ताला से फिर वही आई कि अब जो है कुर्बानी पूरी हो गई है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ लोग भी, कुछ खरीदार भी आए हैं इन भेड़ और बकरियों को लेने के लिए और बकरा ईद की कुर्बानी करने के लिए। हम इनसे भी दरियाफ्त करना चाहेंगे। यहाँ हमारे साथ मुश्ताक साहब हाजी जो हैं, जो इसके जो है मतलब बताया जाए तो ये जो है ये यहाँ लोगों को ये भेड़ और बकरियां देते हैं और इनसे ही हम इनकी ज़बानी हम सुनना चाहते हैं। मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहोगे? आज कल ईद आ रही है, कितने अभी तक आपकी भेड़ बकरियां फरोख्त हुई? क्योंकि देखा गया है यहाँ पिछले दिनों जो है अर्थक्वेक आया, जलजले आए, लोगों में बड़ी परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कितने लोग आपको यहाँ आए हैं, खरीद रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, महसूस जो भी माल लिया है, माल बहुत महंगा मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि माल महंगा है। आगे कश्मीर की मार्केट का भी उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो जितना माल है समझो 80% माल जो है बकाया है, 20% माल निकला होगा, मार्केट है ही नहीं। लोग भी ऐसे कुछ जलजले की वजह से, बारिशों की वजह से परेशान है, तो कस्टमर भी आए हैं, देख लो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। माल महंगा है, तो गेहूं वगैरह से माल तो मिलता ही नहीं है। तो हमारे साथ कुछ खरीदार भी यहाँ हैं, हम इनसे पूछना चाहिए। जनाब, क्या कहना चाहोगे? आप जो है यहाँ आज ये खरीदने आए हो, भेड़ बकरी खरीदने आए हो, और ये कुर्बानी के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी जो है अपने लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी थी, और सिर्फ उसमें ये बताया गया था कि इसके बाद जो हर मुसलमान पे जो है ये फर्ज किया गया है। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहोगे? माल कितना महंगा, क्या महंगा मिल रहा है? अगर महंगा मिल रहा है तो इस पर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा के मौके पर दिल की गहराइयों से ईद की मुबारक। तो खाने साहब, आपने सवाल किया कि माल महंगा मिल रहा है, यानी ऐसा नहीं है। गुंडो की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कल भी चेकिंग कर रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नज़र है कि कहीं ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कहीं ज़्यादा रेट से कोई माल ना बिके। लेकिन कहीं ना कहीं आवाम के अंदर मायूसी जो है जलजलों को लेकर है,
और मौसम जो है हमारे यहाँ प्रदेश में जो खराब चल रहा है उस वजह से भी, और उसके बाद महंगाई में थोड़ी सी कमी है। हमने यहाँ देखा कारोबार, जितने भी लोगों के कारोबार हैं वो बहुत कम चल रहे हैं और महंगाई का बहुत ज़्यादा दौर है, तो उसको लेके जो है आज लोग जो है महंगी चीज़ खरीद भी नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो भी नज़र रखे हुए है। उसके बाद ये 12 का सौदा है, जिसको 12 होगा वो लेगा, लेकिन उसके बावजूद आवाम के अंदर जो महंगाई के मसले में हर तरीके से मार पड़ रही है, उस वजह से लोगों को जो है वो, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक अपना गैस लगाता हूँ, तो लोगों के अंदर वो गुस्से शायद पूरे नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे कमी आ रही है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा माल जो है मिल रहा है यहाँ पे रेट के अंदर, जो है काफ़ी व्यापारी हैं जो आवाम को वक्त पे जो माल फराहम करते हैं और लोग जो है वो खरीदते हैं, 12 पर खरीदते हैं, जिसको जहाँ जैसे 12 खाएगा वो ऐसे ही खरीदता है। देखिए रितु, मैं आपको बताऊं, ये भेड़ और बकरियां जो है ये मंडी यहाँ लगती है। आज देखने में आ रहा है कि ये लोग जो हैं, लोगों का कहना है कि माल इतना महंगा हो गया है कि हमारी औकात से जो है बाहर इसके रेट्स हो गए हैं। लेकिन क्या करें, लोगों ने तो किसी हालत में भी ये लेना ही लेना है। लोगों का यहाँ कहना है कि ये कुर्बानी जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लफ्ज़े जिगर पे जब छुरी चलाई। और से महंगाई का असर त्योहार पर पड़ता दिख रहा है। दुकानदारों में भी इतनी रौनक नहीं है, साथ ही साथ भेड़ बकरी लेने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी सोचना पड़ रहा है कि खरीदे या ना खरीदे, और खरीदे तो आखिर कैसे खरीदे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।